आई सेल माई ड्रीम्स। मैं अपने सपने बेचता हूँ। लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज। एक सुबह 9 बजे, जब हम हवाना रिवेरा होटल की छत पर एक तेज धूप में नाश्ता कर रहे थे, एक विशाल लहर ने कई कारों को उठाया जो समुद्र की दीवार के साथ एवेन्यू में गाड़ी चला रही थीं या पार्क पर खड़ी थीं। फुटपाथ, और उनमें से एक को होटल के किनारे में एम्बेड किया गया। यह डायनामाइट के एक विस्फोट की तरह था जिसने इमारत के सभी 20 मंजिलों पर दहशत बोध दी और महान प्रवेश द्वार को धूल में बदल दिया। लॉबी में कई पर्यटकों को फर्नीचर के साथ हवा में फेंक दिया गया था, और कुछ कांच की ओलावृष्टि से कट गए थे। लहर बहुत बड़ी रही होगी, क्योंकि यह समुद्र की दीवार और होटल के बीच चौड़ी दो तरफा सड़क पर छलांग लगा दी थी और अभी भी खिड़की को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त बल था। खुशहाल क्यूबा के स्वयंसेवकों ने अग्निशमन विभाग की मदद से 6 घंटे से भी कम समय में मलबे को उठाया और समुद्र के गेट को सील कर दिया और एक और स्थापित किया, और सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह के दौरान किसी को भी दीवार में लगी कार के बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि यह उन लोगों में से एक है जो फुटपाथ पर खड़ी थी। लेकिन जब क्रेन ने उसे अपनी सेटिंग से बाहर निकाल लिया, तो एक महिला का शरीर सीट बेल्ट से स्टीयरिंग व्हील के पीछे सुरक्षित पाया गया। झटका इतना क्रूर था कि उसकी एक भी हड्डी पूरी नहीं बची थी। उसका चेहरा नष्ट हो गया था, उसके जूते फट गए थे, और उसके कपड़े टुकड़ों में थे। उसने पन्ना की आंखों के साथ एक सर्प के आकार की सोने की अंगूठी पहनी थी। पुलिस ने स्थापित किया कि वह नए पुर्तगाली राजदूत और उसकी पत्नी के लिए हाउसकीपर थी। वह 2 हफ्ते पहले उनके साथ हवाना आई थी और उस सुबह एक नई कार चलाकर बाजार के लिए निकली थी। जब मैंने इसे अखबार में पढ़ा तो उसका नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन मैं सांप की अंगूठी और उसकी पन्ना आंखों से चिंतित था। हालांकि, मुझे पता नहीं चला कि उसने किस उंगली पर इसे पहना था। यह जानकारी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा था, क्योंकि मुझे डर था कि वह एक अविस्मरणीय महिला थी जिसका असली नाम मैं कभी नहीं जानता था, और जिसने अपनी दाहिनी तर्जनी पर एक समान अंगूठी पहनी थी, जो उन दिनों की तुलना में और भी अधिक असामान्य थी। मैं उनसे 34 साल पहले वियना में मिला था, उबले आलू के साथ सॉसेज खा रहा था और लैटिन अमेरिकी छात्रों द्वारा अक्सर एक सराय में ड्राफ्ट बियर पी रहा था। मैं उस सुबह रोम से आया था, और मुझे अभी भी उसके शानदार सोप्रानो की छाती, उसके कोट के कॉलर पर सुस्त फॉक्सटेल, और एक सर्प के आकार में मिस्र की अंगूठी के लिए मेरी तत्काल प्रतिक्रिया याद है। उसने सांस के लिए रुके बिना धातु के उच्चारण में एक प्राथमिक स्पेनिश बोल दिया, और मुझे लगा कि वह लंबी लकड़ी की मेज पर एकमात्र ऑस्ट्रियाई थी। लेकिन नहीं, वह कोलंबिया में पैदा हुई थी और संगीत और आवाज का अध्ययन करने के लिए, जब वह एक बच्चे से थोड़ी अधिक थी, तब युद्धों के बीच ऑस्ट्रिया आई थी। वह लगभग 30 वर्ष की थी, और अपने वर्षों को अच्छी तरह से नहीं ले गई, क्योंकि वह कभी सुंदर नहीं थी और अपने समय से पहले की उम्र शुरू हो गई थी। लेकिन वह एक आकर्षक इंसान थी। और सबसे विस्मयकारी में से एक। वियना अभी भी एक पुराना शाही शहर था, जिसकी द्वितीय विश्व युद्ध से पीछे छोड़ी गई 2 अपरिवर्तनीय दुनिया के बीच भौगोलिक स्थिति ने इसे कालाबाजारी और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के स्वर्ग में बदल दिया था। मैं अपने भगोड़े हमवतन के लिए एक अधिक उपयुक्त स्थान की कल्पना नहीं कर सकता था, जो अभी भी अपने मूल के प्रति वफादारी के कारण कोने पर छात्रों के सराय में खाया था, क्योंकि उसके पास अपने सभी टेबल साथियों के लिए भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे से अधिक था। उसने अपना असली नाम कभी नहीं बताया, और हम हमेशा उसे जर्मनिक जीप ट्विस्टर से जानते थे कि वियना में हम लैटिन अमेरिकी छात्रों ने उसके लिए आविष्कार किया था, फ्राउ फ्रीडा। मेरा परिचय तब हुआ था जब मैंने यह पूछने की खुशी की अशिष्टता की थी कि वह क्विंडियो की हवा की चट्टानों से इतनी दूर और अलग दुनिया में कैसे आई थी, और उसने एक विनाशकारी के साथ उत्तर दिया, मैं अपने सपनों को बेचती हूँ। वास्तव में, वह उसका एकमात्र व्यापार था। वह ओल्ड काल्डास में एक समृद्ध दुकानदार से पैदा हुए 11 बच्चों में से तीसरी थी, और जैसे ही उसने बोलना सीखा, उसने नाश्ते से पहले सपनों को बताने के अपने परिवार में बढ़िया रिवाज स्थापित किया, वह समय जब उनके शुद्ध रूप में उनके मौखिक गुणों को संरक्षित किया जाता है।
जब वह 7 साल की थी तो उसने सपना देखा कि उसके एक भाई को बाढ़ से ले जाया गया है। उसकी माँ, सरासर धार्मिक अंधविश्वास से बाहर, लड़के को खड्ड में तैरने से मना करती थी, जो उसका पसंदीदा शगल था। लेकिन फ्राउ फ्रीडा के पास पहले से ही भविष्यवाणी की अपनी प्रणाली थी। उस सपने का क्या मतलब है? उसने कहा, क्या यह नहीं है कि वह डूबने वाला है, लेकिन उसे मिठाई नहीं खानी चाहिए। उसकी व्याख्या एक 5 साल के लड़के के लिए एक बदनामी लग रही थी जो अपने रविवार के व्यवहार के बिना नहीं रह सकता था। उनकी मां ने, अपनी बेटी की मौखिक प्रतिभाओं के बारे में आश्वस्त होकर, चेतावनी को लोहे के हाथ से लागू किया। लेकिन अपने पहले लापरवाह पल में लड़के ने कार्मेला के एक टुकड़े पर दम घुट दिया जिसे वह गुप्त रूप से खा रहा था, और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। फ्राउ फ्रीडा ने नहीं सोचा था कि वह अपनी प्रतिभा के साथ जीवन यापन कर सकती है जब तक कि जीवन ने उसे क्रूर विनीत सर्दियों के दौरान गले से नहीं पकड़ा। फिर उसने पहले घर में काम की तलाश की जहां वह रहना पसंद करती, और जब उससे पूछा गया कि वह क्या कर सकती है, तो उसने केवल सच कहा, मैं सपना देखता हूँ। घर की महिला के लिए एक संक्षिप्त विवरण वह था जिसकी उसे आवश्यकता थी, और उसे एक वेतन पर काम पर रखा गया था जो उसके छोटे खर्चों को कवर करता था, लेकिन उसके पास एक अच्छा कमरा था और 3 भोजन, विशेष रूप से एक दिन का नाश्ता था, जब परिवार अपने प्रत्येक सदस्य के तत्काल भविष्य को जानने के लिए बैठ गया। पिता, एक परिष्कृत फाइनेंसर। माँ, एक हर्षित महिला जो रोमांटिक कक्ष संगीत के बारे में भावुक है। और 2 बच्चे, 11 और 9 साल के। वे सभी धार्मिक थे और इसलिए पुरातन अंधविश्वासों के लिए इच्छुक थे, और वे फ्राउ फ्रीडा को लेने में प्रसन्न थे, जिसका एकमात्र दायित्व उसके सपनों के माध्यम से परिवार के दैनिक भाग्य को समझना था। उसने अपना काम अच्छी तरह से किया, और लंबे समय तक, युद्ध के वर्षों के दौरान, जब वास्तविकता बुरे सपने से अधिक भयावह थी। केवल वह नाश्ते में तय कर सकती थी कि प्रत्येक को उस दिन क्या करना चाहिए, और इसे कैसे किया जाना चाहिए, जब तक कि उसकी भविष्यवाणियां घर में एकमात्र अधिकार नहीं बन जाती। परिवार पर उसका नियंत्रण पूर्ण था, यहाँ तक कि उसके आदेश से सबसे कमजोर आह की सांस भी ली गई थी। जब मैं वियना में था, तब घर के मास्टर की मृत्यु हो गई, और उसके पास इस शर्त पर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा छोड़ने की शान थी कि वह परिवार के लिए सपने देखती रहती है जब तक कि उसके सपने खत्म नहीं हो जाते। मैं 1 महीने से अधिक समय तक वियना में रहा, अन्य छात्रों की तंग परिस्थितियों को साझा करते हुए, जबकि मैं उस पैसे की प्रतीक्षा कर रहा था जो कभी नहीं आया। फ्राउ फ्रीडा की सराय की अप्रत्याशित और उदार यात्राएं हमारे गरीबी से त्रस्त शासन में उत्सव की तरह थी। एक रात, एक बेरी उत्साह में, उसने मेरे कान में एक दृढ़ विश्वास के साथ फुसफुसाया जिसने कोई देरी नहीं होने दी। मैं केवल आपको यह बताने आई थी कि मैंने कल रात तुम्हारे बारे में सपना देखा था, उसने कहा। आपको तुरंत जाना चाहिए और 5 साल के लिए वियना वापस नहीं आना चाहिए। उसका दृढ़ विश्वास इतना वास्तविक था कि मैं उसी रात रोम के लिए आखिरी ट्रेन में सवार हो गया। मेरे लिए, उसने जो कहा उससे मैं इतना प्रभावित था कि तब से मैं खुद को किसी ऐसी तबाही का उत्तरजीवी मानता था जिसका मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मैं अभी भी वियना नहीं लौटा हूँ। हवाना में आपदा से पहले, मैंने बार्सिलोना में फ्राउ फ्रीडा को इतने अप्रत्याशित और आकस्मिक तरीके से देखा था कि यह मुझे एक रहस्य लग रहा था। यह उस दिन हुआ जब पाब्लो नेरुदा ने गृहयुद्ध के बाद पहली बार स्पेनिश धरती पर कदम रखा, वालपराइसो के लिए एक लंबी समुद्री यात्रा के दौरान एक स्टॉपओवर पर। उन्होंने हमारे साथ सेकंड हैंड बुकस्टोर्स में बड़े खेल का शिकार करते हुए एक सुबह बिताई, और पोर्टो में उन्होंने एक फटे हुए बंधन के साथ एक पुरानी, सूखी हुई मात्रा खरीदी, जिसके लिए उन्होंने रंगून में वाणिज्य दूतावास में 2 महीने के लिए उनके वेतन का भुगतान किया। वह एक अमान्य हाथी की तरह भीड़ के माध्यम से चला गया, प्रत्येक चीज के आंतरिक कामकाज में एक बच्चे की जिज्ञासा के साथ, क्योंकि दुनिया उसे एक विशाल हवा अप खिलौने के रूप में दिखाई दी, जिसके साथ जीवन ने खुद का आविष्कार किया। मैंने कभी किसी को इस विचार के करीब नहीं जाना कि किसी के पुनर्जागरण पोप के विचार हैं,
वह पेटू और परिष्कृत था। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, वह हमेशा मेज पर अध्यक्षता करते थे। मटिल्डे, उनकी पत्नी, अपने गले में एक बिब रखेगी जो एक डाइनिंग रूम के बजाय एक नाई की दुकान में थी, लेकिन उसे सॉस में स्नान करने से रोकने का यही एकमात्र तरीका था। कार्वालेरास में वह दिन विशिष्ट था। उसने 3 पूरे झींगा मछली खाए, उन्हें एक सर्जन के कौशल से विच्छेदित किया, और साथ ही साथ अपनी आंखों से हर किसी की थाली को खा लिया और प्रत्येक से थोड़ा सा स्वाद लिया जिसने संक्रामक खाने की इच्छा पैदा कर दी। गैलिसिया, मसल्स से क्लैम्स, कैंटब्रिया से, एलिकांटे से झींगे, कोस्टा ब्रावा से समुद्री खीरे। इस बीच, फ्रांसीसी की तरह, उन्होंने अन्य पाक व्यंजनों के अलावा और कुछ नहीं बताया, विशेष रूप से चिली की प्रागैतिहासिक शंख, जिसे उन्होंने अपने दिल में रखा था। एक बार उसने खाना बंद कर दिया, अपने लॉबस्टर के एंटीना को ट्यून किया, और बहुत शांत आवाज में मुझसे कहा, मेरे पीछे कोई है जो मुझे देखना बंद नहीं करेगा। मैंने उसके कंधे पर देखा, और यह सच था। 3 टेबल दूर एक निडर महिला बैठी थी। एक पुराने जमाने की टोपी और एक बैंगनी रंग का दुपट्टा, बिना जल्दबाजी के खा रहा था और उसे घूर रहा था। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह बूढ़ी और मोटी हो गई थी, लेकिन यह उसकी तर्जनी पर सांप की अंगूठी के साथ फ्राउ फ्रीडा था। वह नेपल्स से उसी जहाज पर नेरुदा और उसकी पत्नी के समान यात्रा कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को बोर्ड पर नहीं देखा था। हमने उसे अपनी मेज पर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया, और मैंने कवि को चकित करने के लिए उसे अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शुरू से ही उसने घोषणा की थी कि वह भविष्यसूचक सपनों में विश्वास नहीं करता है। उन्होंने कहा, केवल कविता ही स्पष्ट है। दोपहर के भोजन के बाद, रामब्लास के साथ अपरिहार्य टहलने के दौरान, मैं फ्राउ फ्रीडा के साथ पिछड़ गया ताकि हम अपनी यादों को बिना किसी अन्य कान के सुन सकें। उसने मुझे बताया कि उसने ऑस्ट्रिया में अपनी संपत्ति बेच दी थी और पुर्तगाल में ओपोटो में सेवानिवृत्त हो गई थी, जहां वह एक घर में रहती थी जिसे उसने एक पहाड़ी पर एक नकली महल के रूप में वर्णित किया था, जहां से कोई भी समुद्र के पार अमेरिका तक देख सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा, उसकी बातचीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि, ड्रीम बाय ड्रीम, उसने वियना में अपने अप्रभावी संरक्षकों के पूरे भाग्य को अपने हाथ में ले लिया था। हालांकि, इसने मुझे आश्चर्यचकित नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था कि उसके सपने जीवित रहने के लिए एक चाल से ज्यादा कुछ नहीं थे। और मैंने उसे ऐसा बताया। वह अपनी अप्रतिरोध्य हंसी पर हंस पड़ी। तुम हमेशा की तरह दिलेर हो, उसने कहा। और नहीं कहा, क्योंकि बाकी समूह ने नेरुदा के चिली के कटबोली में रामबला डी लॉस पजारोस के साथ तोतों से बात करने के लिए इंतजार करना बंद कर दिया था। जब हमने अपनी बातचीत फिर से शुरू की, तो फ्राउ फ्रीडा ने विषय बदल दिया। वैसे, उसने कहा, अब आप वियना वापस जा सकते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारी पहली मुलाकात को 13 साल बीत चुके हैं। अगर तुम्हारे सपने झूठे हैं, तो मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा, मैंने उससे कहा। बस मामले में 3 बजे हम उसे नेरुदा के साथ उसके पवित्र सिएस्टा में ले जाने के लिए रवाना हुए, जिसे उसने हमारे घर में ले लिया था, जो किसी तरह से जापानी चाय समारोह को याद करता था। कुछ खिड़कियां खोलनी पड़ी और अन्य को गर्माहट की सही डिग्री हासिल करने के लिए बंद कर दिया गया, और एक निश्चित दिशा से एक निश्चित प्रकार का प्रकाश, और पूर्ण मौन होना था। नेरुदा तुरंत सो गया, और 10 मिनट बाद जाग गया, जैसा कि बच्चे करते हैं, जब हमने कम से कम इसकी उम्मीद की थी। वह लिविंग रूम में तरोताजा दिखाई दिया, और उसके गाल पर तकिए के मोनोग्राम के साथ। मैंने उस महिला के बारे में सपना देखा जो सपने देखती है, उन्होंने कहा। मटिल्डे चाहता था कि वह उसे अपना सपना बताए। मैंने सपना देखा कि वह मेरे बारे में सपना देख रही थी, उसने कहा। यह बोर्गेस से ठीक है, मैंने कहा। उसने मुझे निराशा से देखा। क्या उसने इसे पहले ही लिखा है? अगर उसने नहीं किया तो वह इसे कभी लिख देगा, मैंने कहा।
उनकी भूल-भुलैया में से एक। उसने बनाया, उस शाम 6 बजे जहाज पर चढ़ते ही यह होगा। नेरुदा ने हमसे विदा ली, एक अलग मेज पर बैठ गए, और अपनी पुस्तकों को समर्पित करते समय फूलों और मछलियों और पक्षियों को चित्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली हरी स्याही में तरल छंद लिखना शुरू कर दिया। पहले ऑल एशोर में हमने फ्राउ फ्रीडा की तलाश की, और अंत में उसे टूरिस्ट डेक पर पाया, जैसे हम अलविदा कहे बिना जाने वाले थे। उसने भी एक सिएस्टा लिया था। क्या मैंने कवि के बारे में सपना देखा है? उसने कहा। आश्चर्य से मैंने उसे अपना सपना बताने के लिए कहा। मैंने सपना देखा कि वह मेरे बारे में सपना देख रहा था, उसने कहा, और मेरे विस्मय के रूप ने उसे विस्मित कर दिया। आपने क्या उम्मीद की थी? कभी कभी, मेरे सभी सपनों के साथ, एक फिसल जाता है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा या उसके बारे में तब तक सोचा जब तक कि मैंने हवाना रिवेरा आपदा में मारे गए महिला पर सांप की अंगूठी के बारे में नहीं सुना। और मैं पुर्तगाली राजदूत से पूछताछ करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका जब हम कुछ महीने बाद एक राजनयिक स्वागत में मिले। राजदूत ने बड़े उत्साह और बहुत प्रशंसा के साथ उनके बारे में बात की। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वह कितनी असाधारण थी, उन्होंने कहा। आप उसके बारे में एक कहानी लिखने के लिए बाध्य होंगे। और वह आश्चर्यजनक विवरण के साथ उसी स्वर में चला गया, लेकिन उस सुराग के बिना जिसने मुझे अंतिम निष्कर्ष पर आने की अनुमति दी होगी। ठोस शब्दों में, मैंने अंत में पूछा, उसने क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने एक निश्चित मोहभंग के साथ कहा। उसने सपना देखा। धन्यवाद।